नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। उत्तराखंड में धामी सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा जोरों पर है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं और दिल्ली में जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा है, ऐसे में उम्मीद है कि उत्तराखंड राज्य में भी मंत्रिमंडल के खाली पड़े पदों पर जल्दी पार्टी के विधायकों को मंत्री के रूप में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में धामी सरकार के मंत्रिमंडल के लेकर सरकारों की काफी किरकिरी भी हुई है। इस बार भी धामी सरकार के मंत्रिमंडल में 4 मंत्रियों के पद रिक्त हैं, जिसे भरे जाने को लेकर पार्टी में भी उत्सुकता और जनता में भी। बहुत जल्दी होंगे, माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्व से वार्ता करेंगे और बहुत जल्दी हमारा मंत्रिपरिषद, हाँ दोनों दायित्व भी है, मंत्रिपरिषद भी है। तो वहीं कांग्रेस की माने तो बीजेपी के पास जब कोई मुद्दा ही नहीं होता तो मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा शुरू कर देती है, जबकि धरातल पर कोई असर या कोई निर्णय सफल होता हुआ नहीं दिखता। अगर अब की बार धामी सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहती है तो उन्हें सफेद पोश नेताओं में ऐसा नेता को मंत्री बनाना चाहिए जिसके ऊपर कोई दाग ना हो, जो भ्रष्टाचार से दूर रहा हो। देखिए, साल भर हो गया है प्रदेश में सरकार का गठन हुए हुए, और साल भर से लगातार हर 10 दिन में 15 दिन में अटकलें लग रही हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। वैसे ही मंत्रिमंडल में 4 पद खाली हैं मंत्रियों के, वो भी भरे जाने थे, जो अब तक न जाने किन कारणों से नहीं भरे गए हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंदरूनी गुटबाजी इतनी है कि तारतम्य मुख्यमंत्री और संगठन में नहीं बन पा रहा है, इसीलिए मंत्रिमंडल का विस्तार रुका हुआ होगा। लेकिन अगर अब मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें बहुत ज़ोर से लग रही हैं और अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो सरकार को ये ध्यान रखना होगा कि जो दागी मंत्री हैं, चाहे वो प्रेमचंद अग्रवाल हों, जो लगातार जनता उनका विरोध कर रही है, जिस तरीके से सड़क पर मारपीट कर रहे थे, बैकडोर भर्ती प्रकरण में उनका नाम बहुत तेज़ी से आया था। गणेश जोशी जी अपने समर्थकों से युवक को सड़कों पर पिटवाते हुए नजर आए। तमाम उनके विभागों में भ्रष्टाचार है। वो रेखा आर्य जी के साथ इस प्रकार का मामला है। सहकारिता भर्ती में लगातार जो है धन सिंह रावत पर आरोप हैं। अब ये दागी मंत्री हटाए जाते हैं कि नहीं हटाए जाते, इस पर भी प्रदेश की जनता का ध्यान रहेगा। और मंत्रिमंडल प्रदेश के कितने हित में होगा, कितने कामकाजी लोगों को, साफ सुथरी छवि के लोगों को मंत्रिमंडल में लिया जाता है, निश्चित तौर पर इस पर भी प्रदेश के लोगों की नजर रहेगी। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं भले ही जोरों पर हैं, लेकिन अंतिम फैसला तो सीएम धामी को ही करना है, जिससे उम्मीद है कि दिल्ली से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में से मुलाकात के बाद इस विषय में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो बिल्कुल इस बात की चर्चा है कि धामी सरकार में जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और जिसको लेकर चर्चाएं हैं। पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में हैं और आला कमान से बात करने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किए जाने की संभावना जाहिर की जा रही है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ संगीता शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, हमारे साथ देवेंद्र भरसेन, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के,
और हमारे साथ थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे मथुरा दत्त जोशी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के। संगीता जी और देवेंद्र जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले भसीन साहब, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा, कब हो रहा है आपके मंत्रिमंडल का विस्तार? देखिए, मंत्रिमंडल के विस्तार का जो विशेष अधिकार है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास होता है और ये वैधानिक प्रक्रिया है। लेकिन अभी कुछ समय पहले मुख्यमंत्री जी ने एक बयान भी दिया था कि इसके बारे में शीर्ष नेतृत्व से उनकी चर्चा होने के बाद जो निर्णय दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अभी दिल्ली में है वो, और कुछ चर्चा अगर वहाँ हो जाती है इस बारे में तो बहुत शीघ्र ही हमें मंत्रिमंडल का विस्तार देखने को मिलेगा। बिल्कुल, जिस प्रकार से वसीम साहब देखा जाता है, लगातार कांग्रेस तमाम सवाल उठा रही है। उनका कहना है कि इस बार जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए उसमें ऐसे चेहरों को लाया जाए जो श्वेत वस्त्र को धारण किए हों, सफेद वस्त्रों को। उनका कहना है कि तमाम ऐसे आपके मंत्रिमंडल हैं जो बहुत से ऐसे काम कराते उत्तराखंड में जो आपकी छवि को धूमिल करते हैं। देखिए, कांग्रेस जब इस प्रकार का कोई प्रवचन देती है तो बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि कांग्रेस का अपना पूरा कार्यकाल भ्रष्टाचार कर रहा है और ये सारे मामले जनता के सामने हैं। और इसी कारण से प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर अपना विश्वास व्यक्त किया। जहाँ तक मंत्रिमंडल में किसको लिया जाएगा, किसको नहीं लिया जाएगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे और इसके बारे में वे अपना जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, उनसे राय मशवरा भी लेंगे। लेकिन जो भी कदम उठाया जाएगा वो निश्चित तौर पर प्रदेश के हित को देख करके उठाया जाएगा। और जो मुख्यमंत्री जी ने निर्धारित किया है कि सन 2025 तक प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाना है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये सब कवायद भी आगे बढ़े। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि इस समय जो बार बार कांग्रेस ये कह रही थी, अभी उनके प्रवक्ता बोल रहे थे कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं रहता तो मंत्रिमंडल की पार्षद कर देते हैं, तो ये कांग्रेस का अपना उठा है। क्योंकि वास्तविक स्थिति है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर कभी नहीं होती। हमारे पार्टी की तरफ से कोई नेता बयान नहीं देते, अभी केवल संकेत मात्र मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले ही दिया। तो पहले जितनी चर्चा होती रही, मीडिया में आई, अलग बात है, वो कहाँ से आ रही थी इसके बारे में तुमको टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से कभी इसकी चर्चा नहीं की गई। और जहाँ तक मुद्दों की बात है तो भारतीय जनता पार्टी के पास विकास का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश की डबल इंजन सरकार अपना काम कर रही है। और हम वर्तमान में अपना जो महासंपर्क अभियान है उसमें भी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में जनता को बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस से चूंकि भ्रम भी फैलाना होता है, जो हमेशा नकारात्मक राजनीति की है उसने, और इसीलिए इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। ठीक है, मेरे साथ संगीता जी जुड़ी हैं। संगीता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। संगीता जी, अगर देखा जाए उत्तराखंड में सरकार चाहे किसी की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो, लेकिन मंत्रिमंडल जिस प्रकार से देखा जाए हमेशा कुछ पद खाली रहे, चाहे कांग्रेस की बात की जाए और चाहे वो बीजेपी की बात की जाए। 1 दशक हो गया, 10 साल हो गई। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल के विस्तार में जो मंत्री का पद खाली रहना, इससे उत्तराखंड के विकास की रफ्तार को कम करता है। कितना सहमत हैं आप? बिल्कुल सुनील जी, आप सही कह रहे हैं कि उत्तराखंड के विकास की रफ्तार को कम करता है। और मैं इसे उत्तराखंड का दुर्भाग्य ही कहूंगी कि जनता भर भर के वोट देती है, प्यार देती है और एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है, और उसके बाद भी जब मंत्रिमंडल के पद खाली रह जाते हैं तो ये जनता के साथ न्याय नहीं है। क्योंकि सभी विभागों के पद जब भरे जाएंगे तब काम को गति मिलेगी और विकास तेज रफ्तार से होगा। तो जिस तरह से भाजपा बार बार कहती है कि हम 2025 में अग्रणी राज्य बना देंगे, और देखिए पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तराखंड के लोगों ने यहाँ बनाई, और उसके बाद 1 साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी मंत्रिमंडल का पूरा विस्तार ना हो पाना ये अपने आप में निंदनीय है। अभी तक विस्तार हो जाना चाहिए था जिससे कि एक तेज रफ्तार मिल सके। और हम तो आशा करते हैं कि अभी माननीय धामी जी दिल्ली गए हुए हैं, शीर्ष नेतृत्व से बात कर रहे हैं, तो जब वो यहाँ आए तो उसके बाद कैबिनेट का विस्तार हो कि उत्तराखंड का विकास हो सके। हम बार बार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो जो मंत्री जीरो टॉलरेंस के दायरे में नहीं आते, जिनके विभागों में लगातार भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, क्या उनको हटाया जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल होगा।
और देखिए जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा तो उत्तराखंड के लिए अच्छी बात होगी कि भाई विकास तेजी से हो। चाहे यहाँ जो भी बैठे हुए पैनलिस्ट हैं सभी चाहते हैं कि उत्तराखंड का विकास हो, सबको उत्तराखंड की प्रायोरिटी है। लेकिन जिस तरह से भाजपा की सरकार में हम देख रहे हैं, चाहे हमने जो भी अभी मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री, उनके विभागों को हम देखें, चाहे हम पर्यटन विभाग को देखें, हम वन विभाग को देखें, तो तमाम जगह हमें भ्रष्टाचार करप्शन लगातार देखने को मिल रहा है। तो आप धामी जी क्या फैसला लेंगे शीर्ष नेतृत्व से बात करके? ये तो आने के बाद ही पिटारा खुलेगा। बशीर साहब, सुना आपने संगीता जी को, ये तो आप मानना पड़ेगा कि अगर मंत्रिमंडल पूरे नहीं है, पूरे मंत्री नहीं है, तो कहीं ना कहीं विकास की रफ्तार कम हो जाती है, क्योंकि अगर मंत्री अपने विभाग को नहीं देखेगा तो विकास कैसे होगा। तो ऐसी कौन सी वजह रहती है जो आप पूरा मंत्रिमंडल भर नहीं पाते हैं सर? जी, मैं यहाँ पर एक संवैधानिक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ और आपके माध्यम से जनता के सामने भी, कि जो संख्या है वो एक अधिकतम संख्या है। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि न्यूनतम इतने लोग होने चाहिए। तो जो 4 मंत्री पद खाली रहने की बात कही जाती है, तो तकनीकी तौर पर यह है कि 4 पद और भरे जा सकते हैं। अब ये मुख्यमंत्री जी का विवेक है कि वो 4 भरते हैं कि 3 भरते हैं कि 2 भरते हैं या 4 भरते हैं। जैसी उनकी आवश्यकता होगी, जिस प्रकार सरकार को चलाना चाहेंगे, उस रूप में वो मंत्रियों का निर्धारण करेंगे, एक बात। और दूसरी बात, हम देखते हैं लगातार कि आपने भी जिक्र किया कि चाहे कांग्रेस सरकार रही हो चाहे भाजपा सरकार रही हो, तो मंत्री पूरे भरे नहीं है इस रूप में। तो मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, भाजपा के बारे में, कि चाहे मंत्री पद खाली भी रहे होंगे, लेकिन सरकार की गति में किसी प्रकार की कमी नहीं आई। जो घोषणाएं की गई उनको पूरा किया गया, धरातल को उतारा गया, और इन सब बातों को लेकर के सरकार और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करते हैं। तो विकास की गति में कहीं बाधा नहीं आती। ये ठीक है कि अधिक भर जाएंगे, अधिक 4 के 4 आ जाएंगे या 3 या 2 जो भी आएंगे, तो हमारे कार्यकर्ता जो है पद पर स्थापित होंगे, सरकार में उनका योगदान होगा। लेकिन ये कहना कि उनसे काम रुक रहा है, तो मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा, काम रुकता नहीं। लेकिन वसीम साहब, ये तो आपको मानना पड़ेगा, अगर कोई मंत्री अपने पद पर होगा और एक विभाग होगा और उस मंत्री वो विभाग को देखेगा, तो कहीं ना कहीं उसकी रफ्तार विकास की तेज होगी। देखिए, ये जो आप बात कह रहे हैं वो ठीक है अपने आप में, इसमें एक सीमा तक मैं इनकार नहीं करता कि जितने अधिक मंत्री होंगे, विभाजन जो विभागों का है वो कम कम रह जाएगा, और अगर कम मंत्री होंगे तो कहीं पर दबाव बढ़ जाएगा, और आमतौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अधिक दबाव आ जाता है। वो ठीक है अपने आप। लेकिन मैंने कहा ना आपसे, ये मुख्यमंत्री का विवेक है कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, कि उनको लगता है कि अगर 2 पद खाली रहने पर भी सरकार के काम में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही है, तो बिना 2 और पद जो भर सकते थे नहीं भरेंगे और आगे चलाएंगे। लेकिन सर जिस प्रकार से देखा जाए, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस, उनका कहना है कि उत्तराखंड में विकास की रफ्तार रुक गई है। आप कह रहे विकास ठीक से हो रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार आप पर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना, क्योंकि विपक्ष को नकारात्मक राजनीति करनी होती है। मेरा तो बहुत सीधा सवाल ये है कि पिछला विधानसभा चुनाव हमने डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों पर लड़ा था। कांग्रेस नकारात्मक बात कर रही थी, हम सकारात्मक बात कर रहे थे। अंत में परिणाम ये निकला कि प्रदेश की जनता ने सारे पुराने मिथक तोड़ उत्तराखंड की सारी पुरानी बातों को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को पुनः विजयी बनाया, और श्री पुष्कर सिंह धामी जी पुनः मुख्यमंत्री बने। तो ये हमारे विकास का जो एजेंडा था उस पर मोहर है। अब हमारे आम आदमी पार्टी के नेताओं को या कांग्रेस के नेताओं को दिखाई नहीं देता, तो ये उनका अपना दोष हो सकता है। जनता महसूस कर रही है, हमारी पार्टी काम कर रही है। और अभी जो बात बीच में है कि सरकार संगठन में किसी प्रकार का तालमेल, ये भी गलत है। हमारे यहाँ सरकार और संगठन में बहुत सीधा तालमेल रहता है, और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि जो निर्णय होगा वो शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करने के बाद उनकी सहमति के आधार पर होगा। तो ये सीधा दर्शाता है कि सरकार और संगठन मिलकर के काम करते हैं। ये बात अलग है कि कांग्रेस के अंदर कभी भी, इनके दल के अंदर ही कई दल बने हुए हैं, इनके अंदर ही खंड खंड स्थितियां हो रखी हैं। और दूसरी ओर आम आदमी पार्टी का अगर हम उदाहरण देखने शुरू करेंगे, तो दिल्ली का उदाहरण हमारे सामने है कि वहाँ मुख्यमंत्री अपने पास एक विभाग भी नहीं रखते। जो भी कह रहे थे कि जब पद भर जाएंगे तो विकास तेज होगा, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल देश के एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने पास एक विभाग भी नहीं रखा। अब प्रदेश का मुखिया जो है वो बिना विभाग के काम कर रहा है। अब आप देखिए क्या स्थिति दिल्ली की है। तो ये कहना अपने आप में बड़ा विचित्र लगता है आम आदमी पार्टी को, यहाँ कुछ कहते हैं और अपने प्रदेश में जहाँ उनकी सरकार है वहाँ कुछ और व्यवहार करते हैं।
तो लेकिन विकास की बात जहाँ तक है उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और मैंने निवेदन भी किया कि जनता ने हमें अपना विश्वास दिया है, हमें आशीर्वाद दिया है, और हम 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें भी आपने देखा होगा कि हमने नकारात्मक बात नहीं करी है। हमने जो जनसंपर्क महाअभियान चला रहे हैं उसके अंदर हम मोदी जी के 9 वर्ष की उपलब्धियों को बता रहे हैं जनता को। ठीक है सर। कह रहे कांग्रेस है, कांग्रेस वो है, हम कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 9 वर्ष में देश में ये बड़े परिवर्तन हुए, ये हमारी उपलब्धियां हैं। ठीक है सर। अगला चुनाव भी हमको ठीक है वसीम साहब। संगीता जी, आपने सुना वसीम साहब को? देखिए सुनील जी, अभी बात हुई कि दिल्ली में हम मुख्यमंत्री जी ने अपने पास एक भी विभाग नहीं रखा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री सारे विभागों की मॉनिटरिंग करते हैं, किस विभाग में क्या मंत्री किस तरह का कार्य कर रहा है इस पर उनकी नजर रहती है, और पूरी दिल्ली को उन्हें देखना होता है। और उन्हें दिल्ली में करप्शन नहीं है, वो करप्शन नहीं करते, इसलिए उन्होंने अपने पास एक भी विभाग नहीं रखा। आप यहाँ देखिए कि या और राज्यों में देखिए कि सारे मलाई वाले विभाग दिल्ली में करप्शन नहीं है, अधिकतर मुख्यमंत्री रख लेते हैं। संगीता जी कैसी बातें आप कर रही, दिल्ली में करप्शन नहीं है? सुनील जी सत्येंद्र जैन क्या कर रहे हैं जेल में? मनीष जी क्या कर रहे हैं आप बताइए? सुनील जी, वॉशिंग मशीन इनके पास है। अभी आप महाराष्ट्र का इंसिडेंट देखिए कि किस तरह से वहां उप मुख्यमंत्री बनाए गए। पहले उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, अब वो इनकी पार्टी में आ गए तो वो बिल्कुल दूध के धुले हो गए, साफ सुथरे हो गए, क्योंकि वो वॉशिंग मशीन इन्हीं के पास है। सीबीआई ईडी ने जितने केस लोगों को पकड़ने में किए उससे ज्यादा भाजपा में शामिल करने में किए। उनका जो मुहिम रही वो भाजपा में ज्यादा नेता शामिल हो गए उसके तहत। आप देखिए, अगर आप लिस्ट देखेंगे तो एक लंबी लिस्ट का आंकड़ा मिलेगा। और देखिए, उत्तराखंड की बात रही तो मैं कहूंगी कि ज्यादातर मलाई वाले विभाग मुख्यमंत्री खुद रखना चाहते हैं, लेकिन हम शिक्षा और एक स्वास्थ्य विभाग की बात कर लें सुनील जी, जिस विभाग में मंत्री भी आवंटित हैं और काम को देख रहे हैं, तो देखिए पिछली बार हमने जर्जर स्कूलों के हालात के तहत बच्चों की मौत होते हुए देखी छत गिरने से, और वो भी चंपावत विधानसभा में। उसके बावजूद भी इस बार जब अभी जुलाई में स्कूल खुले तो 2700 से ज्यादा स्कूलों की हालत आज भी जर्जर है, सरकारी स्कूलों की, और वहां पर काम नहीं हुआ। तो आप देखिए कितनी हिला हवाली है उत्तराखंड में कि मंत्री है जिस विभाग के वो भी काम नहीं कर पा रहे। फिर बरसात का मौसम आ गया, फिर हम क्या हादसों का इंतजार करेंगे और बच्चों को जान देकर के उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी अगर हम पुराने हादसों से भी कुछ नहीं सीखते हैं। तो हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो व्यवस्थाएं वेंटिलेटर पर रहती हैं। 2 वीआईपी जिले, एक जगह जहां से माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव लड़ने के बाद हारे, और उसके बाद जहां से दूसरी जगह लड़े चंपावत, और जो चंपावत से लड़े थे उनका जो जिला है उधम सिंह नगर, वो आप ये सोचिए कि दोनों जगह इलाज नहीं मिल रहा और महिला को रेफर किया जा रहा है। तो सभी जगह हालात ऐसे हैं कि रेफर सेंटर बने हुए हैं। जब सुबह अखबार उठाओ तो जब इस तरह की खबरें पढ़ने को मिलती हैं तो बहुत दुख होता है कि जनता एक पूर्ण बहुमत की सरकार इसलिए बनाती है कि उसे सारी सुविधाएं मिले, लेकिन यहाँ जीरो टॉलरेंस की बात होती है, लेकिन भ्रष्टाचार, मंत्री सड़कों पर पीटते नजर आते हैं, कभी विधानसभा भर्ती घोटाला होता है, रोजगार सड़कों पर नजर आते हैं, उनको नौकरियां नहीं है। तो देखिए क्या फायदा ऐसी डबल इंजन की सरकार से? डबल इंजन की सरकार से तो दुगना फायदा उत्तराखंड को होना चाहिए था। उत्तराखंड का विकास बिल्कुल गतिमान होता, हर घर में खुशी होती, लेकिन आज है क्या? महंगाई की मार जनता झेल रही है, स्कूल सरकारी बंद हो चुके, अधिकतर जो है वो उनके हालात जर्जर है, अस्पतालों की व्यवस्थाएं वेंटिलेटर पे हैं, रोजगार बेरोजगार जो है वो सड़कों पर है, उनके पास रोजगार नहीं है। तो आखिर उत्तराखंड को मिला क्या? ना भू कानून मिला, ना एक स्थायी राजधानी मिली। तो उत्तराखंड को डबल इंजन की सरकार ने आखिर दिया क्या सुनील जी? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन वसीम साहब का ये कहना था कि पद इसलिए खाली रहते हैं कि सब काम ठीक से चल रहे हैं, अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तब पद भर लिया जाएगा। सुनील जी, मुख्यमंत्री तो आधे टाइम तो इधर उधर दौरों पर रहते हैं, अधिकतर वो दिल्ली नजर आते हैं। तो सोचिए जो उनके पास विभाग है उनकी व्यवस्थाएं देख कौन रहा है उनकी एब्सेंस में? जब वो है ही नहीं मौजूद तो वो व्यवस्थाएं तो वेंटिलेटर पे ही नजर आएंगी ना, क्योंकि उनको तो और भी काम है। तो अब फिर क्या कहा जाए? ये कहना बड़ा आसान है कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने पास विभाग नहीं रखा, कोई दूसरा मुख्यमंत्री इतना बड़ा दिल करके तो दिखाए कि वो अपने पास विभाग ना रखे। देवेंद्र जी, सुना आपने संगीता जी को, और सवाल मेरा आपसे, आपका ये कहना है कि सब चीज सुचारू रूप से उत्तराखंड में चल रही है, तमाम खामियां बता दी। उन्होंने कहा कि उधम सिंह नगर में, चंपावत में महिलाएं इलाज के लिए परेशान है। आपका कहना है कि विभाग हम जब भरेंगे जब हमें जरूरत होगी, और देखा जा रहा है कि धरातल पर स्वास्थ्य सेवाएं आपके यहाँ परेशान कर रही है लोगों को। सुनील जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तराखंड के अंदर बहुत अधिक काम हुआ है।
अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के हमने जो आयुष्मान भारत की योजना है उसके अंतर्गत जितने भी हमारे गरीब परिवार है उसको 5 लाख का कवरेज दिया गया है और इसमें जो है प्रदेश के लाखों लोग अपना मुफ्त इलाज करा रहे हैं। इसी प्रकार से अटल आयुष्मान योजना के अंदर प्रदेश के सभी परिवारों को 5 लाख का उपचार देने की व्यवस्था की गई है। और साथ ही जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है उसके अंतर्गत तो बहुत सस्ती दवाइयाँ दी जा रही हैं। हमारे जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेज हैं उनका विस्तार हुआ है। डॉक्टरों की संख्या कांग्रेस के समय पर 1000 से कम थी, अब 2500 से भी हो चुकी है। तो ऐसे बहुत से काम हुए हैं जो कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण, हर विभाग में ऐसा हुआ है। अभी संगीता जी ने एक बात की कि दिल्ली में भ्रष्टाचार नहीं है, तो उनकी जानकारी में हो गया होगा कि आज इस जो है अपना जो इनके पहले शिक्षा मंत्री थे सिसोदिया जी, उनकी जमानत की याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया उनके मामले में, शराब घोटाले मामले में। और अगर इतना मंत्री, अगर मुख्यमंत्री जी का ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है कि वो कोई विभाग नहीं लेंगे तो पंजाब में मान साहब को हटा दीजिए, उनको बिना विभाग का कर दीजिए। तो ये बातें कहने की अजीब सी होती हैं। मुख्यमंत्री प्रदेश में जब अध्यक्षता करते हैं मंत्रिमंडल की, विभिन्न विभागों के प्रस्ताव सामने आते हैं कैबिनेट के। अब मुख्यमंत्री के अपने पास कोई विभाग नहीं, काम सारे कराएंगे। जो सिसोदिया जी या सत्येंद्र जैन जी किए अकेले दम पर थोड़ी किए, वो मुख्यमंत्री जी के कहने पर किए, उनके इशारे पर किए, उनकी सहमति से किए। लेकिन जेल कौन जाएगा? सिसोदिया जी जाएंगे। जेल कौन जाएगा? सत्येंद्र जी जाएंगे। और केजरीवाल जी अपना बाहर रहेंगे और प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते रहेंगे। तो ये दोहरी जो स्थिति है कि चलने वाली नहीं है। तो खैर वो विषय इनका आम आदमी पार्टी का है कि मैं उत्तराखंड के बारे में कह सकता हूँ कि अगर आप हम देखें, कनेक्टिविटी का मसला देखें, स्वास्थ्य की भी एक बात मैंने बताई कि रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे आपकी अन्य प्रकार की कनेक्टिविटी हो, उन सब में उत्तराखंड बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी केदारनाथ की बात इन्होंने करी कि वहां पर काम नहीं हुआ। आज केदारनाथ के अंदर जो यात्री आ रहे हैं वो चारों धामों से अधिक आ रहे हैं, कि तभी तो हो पा रहा है जब जनता के अंदर विश्वास है कि वहाँ व्यवस्थाएं अच्छी हैं। इसी प्रकार से जो अभी कांवड़ यात्रा होने वाली है, तो हमको पूरी उम्मीद है कि 4 करोड़ से अधिक जो है कांवड़ श्रद्धालु जो है वो हरिद्वार में आने वाले हैं और उसके लिए सरकार काम कर रही है। तो देश की जनता का विश्वास है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के हमारे साथियों को या कांग्रेस को दिखाई नहीं देता तो ये उनका विपक्ष के नाते एक दृष्टिदोष हो सकता है। लेकिन जो धरातल की सच्चाई है वो हमारे सामने है। ऑल वेदर रोड हम देखते हैं क्या स्थिति है। अब भी केदारनाथ में रोपवे के लिए घोषणा करी गई, वो बनना शुरू हो गया है। हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे घोषणा करी गई, वो बनना शुरू हो गया है। किसानों को 2000 रुपया क्वार्टरली देने की बात है, उस पर काम चल रहा है। उज्ज्वला योजना, हर घर जल की योजना, इस सब पे काम हो रहा है, लगातार काम हो रहा है। और इसीलिए प्रदेश की जनता और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और देश में जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज दिया जा रहा है वो कौन दे रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है जो पूरे देश में उत्तराखंड सहित लोगों को लाभान्वित कर रहा है। तो गरीब व्यक्ति हो चाहे मध्यम वर्ग के व्यक्ति हो, हर एक की चिंता वह प्रधानमंत्री जी को है, मुख्यमंत्री जी को है। और यही वजह है कि उनका भी जनता का आशीर्वाद हमारे। ठीक है सर, जी ठीक है। संगीता जी सुना आपने, फाइनल कमेंट दीजिए सर आप, मैम आप। देखिए सुनील जी, अभी मेरे भाई साहब ने बात की कि 80 करोड़ जनता को अनाज मुफ्त दिया जा रहा है। तो आप देखिए देश को कहां पहुंचा दिया गया आज, कि किस स्थिति में आज हमारा देश खड़ा है कि 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की जरूरत पड़ रही है। उसकी जगह अगर रोजगार देते तो शायद ये फ्री का अनाज देने की जरूरत नहीं पड़ती। मैडम उन्होंने ये भी कहा था, आपने सुना होगा संगीता जी, उन्होंने ये भी कहा था अरविंद केजरीवाल को लेकर, मनीष सिसोदिया को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर। आपको पता होगा कि कैग जांच कराएगी जो ऑपरेशन लोटस हुआ, सामने आएंगी। सुनील जी देखिए, जो भी जांच होगी न्यायालय पर हमारा पूरा भरोसा है और चीजें सामने आएंगी और दूध का दूध पानी का पानी भी होगा। हम ऐसे नहीं है कि चारा घोटाला हो जाता है, मध्य प्रदेश में अनाज घोटाला हो जाता है लेकिन शिवराज सिंह अपनी जगह पर बने रहते हैं, येदियुरप्पा जैसे मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं जो बिल्कुल करप्टेड है। तो ऐसी हमारी सरकार में नहीं है। इनकी सरकार के पास वॉशिंग मशीन है जो औरों के पास नहीं है, बात अलग है। सुनील जी, आज देश पर कर्ज देख लीजिए आप, 1.7% से ज्यादा कर्ज हो चुका है। जो पहले जो प्रधानमंत्री हमारे देश में रहे उन्होंने जितना कर्जा मिल करके नहीं लिया, उससे दुगना कर्जा माननीय मोदी जी ने ले लिया। तो आज भारत कितने कर्ज में डूबा हुआ है। मैं उत्तराखंड की बात करूं या बीजेपी शासित जो राज्य हैं वो पूरी तरह से कर्जे में डूबे हुए हैं। तो जब इनकी सरकार अच्छी सरकार है, बिना करप्शन के सरकार चलाती है, जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाती है, तो ये कर्जा बढ़ता क्यों जा रहा है? उसको तो घटना चाहिए।
जी, लेकिन लगातार बिल्कुल। कर्ज को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। बिल्कुल देश का संगीता कर्ज जी, आखिर मेरे पास बढ़ समय नहीं है। टमाटर आज जी, जी। 120 रुपए किलो और 200 रुपए किलो हो रहा है। बिल्कुल, तो बहुत बहुत क्या शुक्रिया हालात संगीता है जी देश के? आपका और देवेंद्र भसीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। सवाल इस बात का है, जिस प्रकार से बीजेपी का कहना है कि जब जरूरत पड़ेगी तो पदों को भरा जाएगा मंत्रिमंडल के, और देखा जा रहा है उत्तराखंड में विस्तार काम अच्छे से हो रहा है। वहीं विपक्ष लगातार तमाम सवाल खड़े कर रहा है। आम आदमी पार्टी का कहना था कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में हालात खराब है वो चिंता का विषय बने हुए हैं। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।